राइट, करेक्ट। सो म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज नॉट गारंटीड। तो चलो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि अगर आप सिंक्रोनाइजेशन के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो आपके दिमाग में सबसे पहले कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए। क्या क्लियर होनी चाहिए? अनटिल अनलेस कहा ना जाए आपका पूरा का पूरा जो कोड है वो यूजर मोड में रन करेगा। इसका मतलब आपके प्रोग्राम का प्रीएम्पशन किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर हो सकता है। ठीक है। नाउ गिवन दी कोड इन सच लैंग्वेज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर यही वाली चीज आपकी असेंबली लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी होती तो ये कैसी दिखती। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में सीपीयू के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंस्ट्रक्शन है जिनका एग्जीक्यूशन होगा those will be corresponding to the machine level instruction, and those machine level instructions are designed with respect to assembly language instruction, right? So you will think given a problem you will think that ये जो assembly language code में assembly language में लिखा हुआ जो कोड है इसमें किसी भी इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद आपकी रनिंग प्रोसेस प्रीएम्प्ट हो सकती है। क्लियर? सो है ना? चलो, तो दैट्स द आइडिया। यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सिचुएशन है। तो इसी चीज को लेकर के चलता हूं। लेट्स एज्यूम कि इनिशियली आपके जो लॉक की वैल्यू है, इनिशियली लेट लॉक इक्वल्स टू 0। तो क्या बोला था? अगर लॉक की वैल्यू 0 है इसका मतलब क्रिटिकल सेक्शन फ्री है, और अगर क्रिटिकल सेक्शन फ्री है तो कोई दूसरी प्रोसेस 0 इज क्रिटिकल सेक्शन फ्री, दैट इज अनदर प्रोसेस कैन इवेंचुअली एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। और अगर इसकी वैल्यू लॉक की वैल्यू 1 होगी तो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा पाएगी। इसीलिए हुआ क्या, जब भी कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहती थी उस वाले कोड को एग्जीक्यूट करना चाहती थी जहां पर वो क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करती है, तो सबसे पहले वो चेक करती लॉक की वैल्यू। जब तक लॉक की वैल्यू उसको नॉन जीरो मिलेगी वो उस लॉक की वैल्यू को चेक करता रहेगा। अगर लॉक की वैल्यू 0 के इक्वल है तो नॉन जीरो वैल्यू वाली कंडीशन फॉल्स होगी, वो नीचे आ जाएगा। लॉक की वैल्यू को 1 करेगा और लॉक की वैल्यू को 1 करके क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। इसका मतलब प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाने से पहले लॉक की वैल्यू 1 कर दे रही है। नाउ प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन से आने के बाद लॉक की वैल्यू को वापस से 0 कर दे रही है। तो आप लोगों को ये लगा, कुछ लोगों ने कल जब मैंने आप लोगों से पूछा था whether the mutual exclusion is guaranteed or not, तो कल मैंने जब लोगों से पूछा कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन होगा या नहीं, तो बहुत सारे लोगों का आंसर कल की डेट में था कि हाँ यहाँ पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन गारंटीड होगा। बट वंस यू लुक एट दिस पर्टिकुलर कोड, आपको अब ये समझना है कि इस वाले कोड ही को दो डिफरेंट प्रोसेस एग्जीक्यूट करेंगे, है ना? तो बेसिकली जो प्रोसेस है वो इस कोड को एग्जीक्यूट कर रही है वो यो यही है, लेकिन कंपाइलर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब इसको असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाएगा तो सीपीयू के ऊपर ये जो मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस हैं, ये जो असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन है इनके करस्पॉन्डिंग जो मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस होंगे वो एग्जीक्यूट हो रहे होंगे, है ना? तो प्रीएम्पशन होगा इनके रिस्पेक्ट में। So these are the codes which will be executed by the processors. Now let's assume कि let lock की वैल्यू इनिशियली क्या है 0, और सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये है आपका क्रिटिकल सेक्शन, ये है आपका एंट्री सेक्शन, जहां पर जो करंट वैल्यू है लॉक की दिस इज 0, and there are multiple processes. Let's assume that P1, P2, P3, these are the processes who wants to access their critical section. मैं already बोल चुका हूँ this lock variable process is the solution which is defined for multiple processes. So it's just a suggestion. We are not saying that it's a solution. We are saying it's a suggestion. This solution is suggested कि ऐसा करो, एक लॉक वेरिएबल यूज कर लो और उसके बेसिस पे काम करके देखते हैं। तो ये जो तीनों ही प्रोसेस हैं, सबसे पहले ये एंट्री सेक्शन का कोड एग्जीक्यूट करेगी। जिस भी प्रोसेस के लिए एंट्री के सेक्शन का कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा वो क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। क्लियर? तो सर फिर हो क्या रहा है देखते हैं। ठीक है। नाउ अगर प्रोसेस P1 सबसे पहले लॉक की वैल्यू को एक्सेस करती है, सो लेट लॉक इज इक्वल टू 0, और अब हम इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। इसको जस्ट नोट डाउन, एनालिसिस। Now let's try to analyze the code which is given on the previous slide जो आप लोगों के पास ऑलरेडी नोट्स में है ना? तो
अलग अलग प्रोसेस एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर एज्यूम करके चलते हैं कि प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट करना शुरू करती है। इसका मतलब सबसे पहले प्रोसेस P1 को सीपीयू मिलता है। क्या बोला मैंने? P1 एग्जीक्यूट। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर P1 एग्जीक्यूट करना शुरू करती है। अगर P1 एग्जीक्यूट करना शुरू कर रही है तो हम क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले P1 अपना जो वो कोड है उसका फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करती है। जैसे assume P1 एग्जीक्यूट करती है फर्स्ट इंस्ट्रक्शन। व्हाट इज दी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन? क्या लिखा हुआ था फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में? ये बोलता है आप अब किसी रजिस्टर Ri के अंदर जो लॉक की वैल्यू है उसको एक्सेस करोगे। तो सबसे पहले आपकी P1 फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करती है। First instruction corresponds to what? That the content of log will be transferred to register R1. Let's assume corresponding to processor P1, process P1, the register is R1. That is, after the execution of this instruction, R1 will get the value of 0. R1 will get the value of 0. है ना? तो अब ये पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो चुका है। ये पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो चुका है। R1 के पास वैल्यू क्या आ चुकी है? 0 आ चुकी है। मैंने क्या बोला? इस बीच में आपका प्रोसेस कहीं भी प्रीएम्प्ट हो सकता है। तो समझना, जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको समझना। अगर ये चारों इंस्ट्रक्शंस एटॉमिकली एग्जीक्यूट हो जाते, तो कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं। बट इस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो कोड है इसके अंदर सबसे पहले तो ये क्रिटिकल सेक्शन है। ये क्रिटिकल सेक्शन जो है ये प्रोसेस के बीच में शेयर हो रहा था। अरे बोलोगे कि मैं अकेले ही पढ़ाते रहूं? क्या सबको समझ में आता है कि जो हमारी प्रोसेस का क्रिटिकल सेक्शन था वो एक या एक से ज्यादा, वो क्रिटिकल सेक्शन इसीलिए था क्योंकि वो प्रोसेस के बीच में शेयर हो रहा था। तो उस क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करते टाइम प्रोसेसेस एक साथ क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस ना करें, एग्जीक्यूट ना करें। इसका मतलब कभी भी शेयर्ड रिसोर्सेस कॉन्करेंटली एक्सेस ना हो। हम ये चाहते थे कि कभी भी शेयर्ड रिसोर्स कॉन्करेंटली एक्सेस ना हो, और उसके लिए हमने ये सॉल्यूशन दे दिया। बहुत बढ़िया। लेकिन एक बात बताओ, क्या इस सिचुएशन में लॉक इज ऑल्सो अ शेयर्ड वेरिएबल? क्या इस सॉल्यूशन में लॉक इज ऑल्सो अ शेयर्ड वेरिएबल विच इज बीइंग शेयर्ड बाय मल्टीपल प्रोसेसेस? हाँ या ना? क्या लॉक भी एक शेयर्ड वेरिएबल है जिसको मल्टीपल प्रोसेस शेयर कर रही हैं? यस सर। तो अब देखो, अभी तक जो रिकॉल करने की कोशिश करो, जो हम काउंट को एक्सेस कर रहे थे, और अगर काउंट को एक्सेस करते टाइम प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन नहीं था, तो प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है। इस बार क्या हुआ, इन्होंने बोला कि काउंट वाली जो चीज है उसके ऊपर नीचे एक नया टाइप का कोड लगा दो। लेकिन इन्होंने ये नहीं सोचा कि ये जो नया टाइप का कोड है इसमें भी तो एक ऐसा वेरिएबल ही यूज हो रहा है जो वापस से शेयर हो रहा है, तो वापस से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्योंकि अब ऐसा तो नहीं होगा कि क्रिटिकल सेक्शन के लिए एक सॉल्यूशन बनाया और उस सॉल्यूशन की सेफ्टी के लिए एक अलग सॉल्यूशन बनाया, फिर उस सॉल्यूशन की सेफ्टी के लिए एक अलग सॉल्यूशन बनाओ। ऐसे तो जीवन निकल जाएगा। आप सिर्फ कोड के बाहर कोड ही लिखते रह जाओगे और कभी कोड कंप्लीट ही नहीं होगा, है ना? उत्कर्ष, नॉट पॉसिबल। वो जो इमेज है ये कल वाली इमेज है, ये जो इमेज है ये कल की इमेज है। ठीक है ना? जूम नहीं हो सकता बेटा, ये कल वाली इमेज है। ये कल के नोट्स में सबके पास है जिन लोगों ने कल की क्लास अटेंड की है। फिर भी मैं आपके लिए एक बार कोशिश कर लेता हूं, आपको बुरा ना लगे। अगर आप ऐसा चाहते हो कि नहीं सर थोड़ा सा तो दिखा दो, तो ये लो। अगर आपको विजिबल नहीं है तो आप इसको यहां से ले सकते हैं। दिस इज द पीडीएफ। तो ये इमेज नहीं है, इसको यहां से देख लो। ठीक है, ये कल वाली क्लास में हो चुका है। तो देखते हैं कहानी क्या। तो अब लॉक को शेयर कर रहे हैं आपके डिफरेंट प्रोसेस। क्रिटिकल सेक्शन को तो शेयर कर ही रहे थे, वहां पर जो भी रिसोर्स होगा उसे शेयर कर रहे थे, लेकिन इवन लॉक को भी शेयर करने लगे। तो इस लॉक को शेयर करने से फिर से प्रॉब्लम आएगी। चलो चलते हैं। सो लेट्स एज्यूम कि सबसे पहले प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट करती है अपना फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, और वो वाला कोड आपके पास सबके पास लिखा हुआ होना चाहिए। तो आपने लॉक की वैल्यू को रजिस्टर R1 में डाल दिया। सर आज भी क्लास 7 तक ही है? नहीं, आज क्लास नहीं छोड़ी जाएगी। द डिस्कशन हैज बीन डन। अब आपकी क्लास CRT प्रोग्राम के लिए मेरी वाली जो क्लास है वो नहीं रुकेंगी। तो
यू डिसाइड कि क्या चीज आपके लिए ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को बहुत सारी चीजें कंप्लीट करानी है। अगर ऐसा हुआ कि हम 6 कोर्स रन कर रहे हैं और आप बोलो कि हमको सारे के सारे 6 कोर्स रन करना है, तो फिर दैट इज नॉट पॉसिबल। मतलब आप बोलो कि हमको सारे के सारे 6 कोर्सेज के यूट्यूब के वीडियो देखने, तो हमारी जो रेगुलर क्लासेस हैं दोज विल गेट हैम्पर्ड, इसलिए वो पॉसिबल नहीं होगा। जो क्लासेस जो सेपरेट कोर्सेज हैं वो सेपरेट तरीके से अपनी अपनी टाइमिंग पे चलेंगे। ठीक है, चलो सो P1 एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शन 1, तो R1 के अंदर वैल्यू आ गई 0। उसके बाद लेट्स एज्यूम, मैंने क्या बोला, आपका जो प्रोसेस है, प्रोसेस P1 का एग्जीक्यूशन है, वो कहीं पर भी प्रीएम्प्ट कर सकता है। तो लेट्स थिंक कि अगर मैं प्रोसेस P1 को यहीं पर प्रीएम्प्ट कर दूं, उसने सिर्फ लॉग की वैल्यू को रीड ही किया था, उसने सिर्फ लॉग की वैल्यू को रीड ही किया था, और मैंने बोला कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर P1 प्रीएम्प्टेड, क्या हुआ, इसी पॉइंट ऑफ टाइम पर P1 प्रीएम्प्ट हो गई। अब इसके प्रीएम्प्ट होने के बाद किसी न किसी दूसरी प्रोसेस को मौका मिलेगा। सो लेट्स एज्यूम कि P2 एग्जीक्यूट करना शुरू करती है। एज्यूम कि P2 एग्जीक्यूट करना शुरू करती है, तो P2 को भी अपने एंट्री सेक्शन का कोड एग्जीक्यूट करना है। मैंने क्या बोला है, ये सारी की सारी प्रोसेसेस P1, P2 एंड P3 अपना एंट्री सेक्शन का कोड एग्जीक्यूट करेंगी अगर ये सारी की सारी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहती हैं तो सबसे पहले P1 ने एग्जीक्यूट किया, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते ही वो प्रीएम्प्ट हो गई। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद आपका जो प्रोसेस P1 है उसके पास रजिस्टर R1 के अंदर जो वैल्यू आ गई है दैट इज 0। नाउ लेट्स एज्यूम कि प्रोसेस P2 एक दूसरा रजिस्टर यूज करती है, तो आप बोलोगे सर दूसरा रजिस्टर जरूरी है क्या? नहीं, दिस जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, दिस जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। क्यों? क्योंकि अगर रजिस्टर सेम भी होता तो जब प्रोसेस P1 की जगह पे प्रोसेस P2 सीपीयू पे जाएगी तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर कॉन्टेक्स्ट स्विच हो जाएगा। P1 की जगह पे P2 जाएगी तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर कॉन्टेक्स्ट स्विच हो जाएगा। और अगर ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसर पे काम कर रही है तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसर पर काम कर रही है तो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन वो जो मेमोरी लोकेशन है लॉक दैट इज बीइंग शेयर्ड बाय ऑल दिस प्रोसेसेस। ठीक है, तो अगर बट जस्ट फॉर सिंपलिसिटी लेट्स अज्यूम दैट द रजिस्टर इज डिफरेंट। तो सॉरी, जब सेकंड प्रोसेस अपना फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगी तो ये सेकंड प्रोसेस भी क्या करेगी, सेकंड प्रोसेस भी अपने किसी दूसरे रजिस्टर लेट्स अज्यूम दैट द रजिस्टर इज R2, इसके अंदर जो भी लॉक वेरिएबल की वैल्यू है उसको स्टोर कराने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद R2 की वैल्यू हो जाएगी 0। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम R1 इज 0 एज वेल एज R2 इज 0। ठीक है, नाउ फिर लेट्स एज्यूम कि P2 एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करता है। लेट्स एज्यूम कि P2 एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करता है। अगर छोड़ भी देता तो भी प्रॉब्लम आ चुकी है दोस्तों। दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक बार आपने रीड कर लिया और उसको अपने पास स्टोर करा लिया, अब होगा क्या, आपका जो प्रोसेस P1 है वो अगली बार इस लॉक की वैल्यू को देखेगा ही नहीं, क्योंकि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है जब प्रोसेस P1 प्रीएम्प्ट हुआ है, जब प्रोसेस P1 प्रीएम्प्ट हुआ है तो वो ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करके प्रीएम्प्ट हुआ है। तो जब प्रोसेस P1 प्रीएम्प्ट हुआ था उसके प्रोग्राम काउंटर में कौन से इंस्ट्रक्शन का एड्रेस था? टेल मी, जब प्रोसेस P1 प्रीएम्प्ट हुआ है उसके प्रोग्राम काउंटर में कौन से इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है अमंग दिस 5 इंस्ट्रक्शंस? अंदर यही चीजें समझनी है बस। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सिंक्रोनाइजेशन का, जो बोल रहा हूं उस चीज को समझते जाओ। बहुत जगह से आप इसको एनालाइज कर सकते हो, तो क्या चीजें देखनी है, कहां पर आपको समझना है, वो सारी चीजें टाइम टू टाइम बताऊंगा, लेकिन अभी एक एक करके समझो। शुभेंदु, हो गई तुमसे गलती। क्यों हो गई शुभेंदु गलती? अगर आपका प्रोसेस P1, उत्कर्ष तुम भी गलत हो, अगर प्रोसेस P1 इंस्ट्रक्शन 1 को एग्जीक्यूट कर चुका है तो ऑब्वियसली इंस्ट्रक्शन 1 फेच हो चुका होगा। ऑब्वियसली इंस्ट्रक्शन 1 फेच हो चुका होगा तभी उसका एग्जीक्यूशन हुआ होगा। और अगर इंस्ट्रक्शन 1 फेच हो चुका है तो एग्जीक्यूट तो बाद में होगा। इंस्ट्रक्शन 1 के फेच होने के तुरंत बाद प्रोग्राम काउंटर इस सेकंड इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करने लगा होगा। अगर इंस्ट्रक्शन 1 फेच हो चुका होगा तो इंस्ट्रक्शन 1 को फेच करने के तुरंत बाद प्रोग्राम काउंटर इस सेकंड इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करने लगा होगा। एंड वंस द execution of instruction I1 completes and process P1 gets preempted, at that point of time the program counter value in the PCB of process P1 will be with respect to address of this instruction 2. So that's what you need to understand. तो इसका मतलब अब
आपका जो प्रोसेस P1 है वो जब भी वापस से सीपीयू में आएगा तो वो इंस्ट्रक्शन 1 के बारे में सोचेगा ही नहीं, वो आपके सेकंड इंस्ट्रक्शन से अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, प्रोसेस P2 अपना एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करती है, इसने R2 के लिए R2 के अंदर वैल्यू ले ली 0, बिकॉज ये सेकंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करती है, तो ये क्या करेगी सेकंड इंस्ट्रक्शन में, इट विल कंपेयर द वैल्यू ऑफ R2 विद द कांस्टेंट 0, आया ना। So, because of this comparison, tell me whether the value of R2 is 0 or non-zero. So, value of R2 is equals to 0. So, we know what? We know here R2 is equals to 0. So, if R2 is equals to 0, then what will happen? Therefore, 0 flag is set. Zero flag is set. जब P1 प्रिमिटिव जब P1 प्रिमिटिव हो गई हो तो P2 के लिए लॉग की वैल्यू भी 0 होगी ना। तो P2 के लिए लॉग की वैल्यू 0 ही तो है। मैंने कब बोला कि P2 के लिए लॉग की वैल्यू 1 है, समझना। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अभी तक किसी ने भी लॉग की वैल्यू को अपडेट नहीं किया है, अभी तक किसी ने भी लॉग की वैल्यू को अपडेट नहीं किया है। मैंने इनिशियली लॉग की वैल्यू को 0 ही कंसिडर किया है। तो अगर आप वापस से चाहते हो तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ दैट लॉग इज इक्वल टू 0। मैं वापस से लिख देता हूँ लॉग इज इक्वल टू 0। तो लॉग की वैल्यू अभी 0 है। जब प्रोसेस P1 ने इंस्ट्रक्शन 1 को एग्जीक्यूट किया तो उसने लॉग के कंटेंट को रजिस्टर R1 में डाला, तो R1 की वैल्यू हो गई 0, लेकिन उसने लॉग को कभी अपडेट किया ही नहीं था और लॉग की वैल्यू को अपडेट किए बिना वो प्रीएम्प्ट हो गया था। फिर प्रोसेस P2 आया, प्रोसेस P2 ने भी लॉग की वैल्यू को रीड किया, लॉग की वैल्यू अभी भी 0 ही थी, इसलिए अभी भी 0 ही जाएगा रजिस्टर R2 में। यस नाउ जब आपका सेकंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, इसका मतलब जब R2 को आप 0 से कंपेयर करोगे तो यहां पर बिकॉज R2 की वैल्यू 0 है, इसलिए दिस कंपैरिजन विल सेट दी 0 फ्लैग, दिस कंपैरिजन विल सेट 0 फ्लैग इज सेट, दैट इज, so if you are saying 0 flag is set, that means not 0 condition will be false, because 0 condition is true। अगर 0 फ्लैग सेट है तो नॉट 0 कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। लेट्स अज्यूम कि इंस्ट्रक्शन 3 प्रोसेस P2 का एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करता है, इसका मतलब थर्ड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है। थर्ड इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के टाइम पर क्या होगा, थर्ड इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के टाइम पर आपका इंस्ट्रक्शन है जंप नॉट 0 टू स्टेप 1। देखना बात समझना, इस स्टेप 1 मैं यहाँ पर हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, मैं यहाँ पर हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर स्टेप 1 लिख रहा हूँ, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पर स्टेप 1 लिख रहा हूँ। लेकिन जब आप असेंबली लैंग्वेज के अंदर इंस्ट्रक्शन देखोगे तो ये एक एड्रेस होगा, और एक इस चीज का एड्रेस होगा, आपका जो ये इंस्ट्रक्शन 1 रखा हुआ है इसका जो भी एड्रेस है प्रोसेस P2 के लिए, इंस्ट्रक्शन 1 का जो भी एड्रेस है प्रोसेस P2 के करस्पॉन्डिंग उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होगा यहाँ पर। इसका मतलब अगर नॉट 0 कंडीशन ट्रू होती है, अगर नॉट 0 कंडीशन ट्रू होती है तो आपको स्टेप 1 पर जाना है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यू कैन एक्चुअली सी नॉट 0 कंडीशन is false, so this is the branching, this is the conditional branching। याद करो ये किस टाइप का इंस्ट्रक्शन है, इट इज अ कंडीशनल, सीओए वालों थोड़ा सा, दिस इज अ कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन। में क्या होगा, ब्रांच विल बी टेकन, और ब्रांच इज टेकन only if condition is true, only if condition is true। Condition branch is taken means this is the branch address। If we think in terms of COA, then this will be nothing but branch address, this is nothing but
branch address. So you'll go at this particular branch only if the condition is true. So here, this is a conditional branch instruction. You will go to the branch if the condition is true. But we know that not zero condition is false. Not zero condition is false. So if not zero condition is false, what happens in the COA? That आप अगर कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन को कुछ एग्जीक्यूट कर रहे हो, सुनना बहुत प्यारी स्टोरी है, सुन लो. अगर किसी ने इससे पहले सीओए नहीं पढ़ा है तो वो थोड़ा सा यहाँ पर अपनी जानकारी बढ़ा सकता है. जब इंस्ट्रक्शन 3 एग्जीक्यूट हो रहा है, क्या इंस्ट्रक्शन 3 ऑलरेडी फेच हो चुका होगा? यस सर. अगर इंस्ट्रक्शन 3 एग्जीक्यूट हो रहा है तो इंस्ट्रक्शन 3 फेच हो चुका होगा. इसका मतलब प्रोग्राम काउंटर में इस इंस्ट्रक्शन 3 को फेच करने के बाद कौन से इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होगा? अगर इंस्ट्रक्शन 3 एग्जीक्यूट हो रहा है, इसका मतलब इंस्ट्रक्शन 3 फेच हो चुका है और इंस्ट्रक्शन 3 को फेच करने के बाद प्रोग्राम काउंटर के अंदर जो वैल्यू होगी वो होगी फोर्थ इंस्ट्रक्शन का एड्रेस. राइट नाउ what happens during the execution of branch instruction? If the branch instruction or conditional branch instruction, when the conditional branch instruction is executed, the condition associated with the branch instruction will be evaluated. जो भी condition associated है वो evaluate होगी. Now जब ये condition evaluate होगी तो दो चीजें हो सकती हैं. Either this condition will turn out to be true or this condition will turn out to be false. What happens if this condition turns out to be true? Then the program counter value, if this condition is true, then the program counter value will be replaced or will be updated. तो ये जो 4 था ये अपडेट होकर के आपका स्टेप 1 का एड्रेस बन जाता. समझ रहे हो बात को? अगर कंडीशन ट्रू होती है तो व्हाट हैपेंस व्हेन द कंडीशन इज ट्रू इन द कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन? अगर कंडीशन ट्रू आती है तो मैं प्रोग्राम काउंटर क्या जो अंदर जो वैल्यू अवेलेबल है उसके अंदर टारगेट एड्रेस को लोड कर देता हूं. टारगेट एड्रेस क्या? वो एड्रेस जो आपके ब्रांच का एड्रेस है. समझ गए? नाउ अगर कंडीशन फॉल्स होती है, सुनना, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं किया जाता. समझ गए? दो कंडीशन. ये कब? Program counter value is loaded with the target address if condition becomes true and no change in the program counter value if the condition is false. ये पता है सब लोगों को? इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बोलो फटाफट. This analysis is required. और ये देखो, आप ऐसा मत सोचो कि सर इतना डीप में दो, क्योंकि अगर आपको यही चीज नहीं आती तो आपको सिंक्रोनाइजेशन जीवन में नहीं आ सकता. अगर आपको यही चीज नहीं आती तो आपको सिंक्रोनाइजेशन जीवन भर नहीं आ सकता. कुछ भी कर लो, कुछ और है ही नहीं. एक्चुअल में प्रॉब्लम यह है कि आदमी सोच रहा होता है कि मुझसे सिंक्रोनाइजेशन के क्वेश्चन नहीं बन रहे, लेकिन उसको ये पता ही नहीं है कि सिंक्रोनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे सोचना कहां पर है. तो जब आप सिंक्रोनाइजेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, देन यू डोंट नीड टू थिंक इन टर्म्स ऑफ द डायरेक्ट कोड, यू नीड टू थिंक इन टर्म्स ऑफ द अदर थिंग्स की और क्या क्या चीजें हो सकती हैं. Yes sir, already know. Okay, that's fine. If you already know, that's fine. अगर नहीं पता है तो बोलने के बाद समझ में आ जाए, इतनी चीज जरूरी है कि जब भी कभी ब्रांच कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन होगा, कंडीशन अगर ट्रू होगी तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को लोड कर दिया जाएगा उस कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन में जो भी टारगेट एड्रेस अवेलेबल है उस एड्रेस से. और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा. तो जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर इंस्ट्रक्शन 3 एग्जीक्यूट कर रहा था, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू थी बोथ इंस्ट्रक्शन का एड्रेस, और जब कंडीशन इवैल्यूएट हुई तो मुझे पता चला नॉट जीरो कंडीशन इज फॉल्स, क्योंकि इससे जो प्रीवियस इंस्ट्रक्शन था ये जीरो फ्लैग इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के लिए. अब बोलोगे सर यहां पर जीरो क्या? सुनना, इन दिस इंस्ट्रक्शन दिस जीरो फ्लैग, द वैल्यू ऑफ जीरो फ्लैग विल डिपेंड, the value of zero flag will depend on the execution of previous instruction or the output of previous instruction. सर क्या बोल रहे हो? I have recently joined the course, तो मैं previously conducted classes देख रहा, but synchronization class 1 क्या है ये? after 1, और ये किसी ने मुझसे कल भी बोला था, ये मुझसे कल भी मुझसे किसी ने कहा था कि जो लाइव ऐप के स्टूडेंट हैं उनको एक प्रॉब्लम फेस हो रही है. लाइव ऐप के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक प्रॉब्लम आ रही है कि वो जब शायद सिंक्रोनाइजेशन का पार्ट 1, हाँ, जो सिंक्रोनाइजेशन का पार्ट 1 वाला लेक्चर है जिसके अंदर मैंने बेसिक क्लास आपकी की थी, उस क्लास के अंदर एक आध घंटे की क्लास के बाद शायद वो प्ले नहीं कर रहा है, रिकॉर्डिंग प्ले नहीं कर रही है. ऐसा कुछ है क्या?
और अगर है तो उस चीज को अभी तुरंत लेवल पे सॉल्व नहीं किया जा सकता। अगर आप उसके लिए उसका एक इंटीमेशन है, आपने गेट अकेडमी को उसके बारे में बता दिया है अगर, तो वो जो टीम है, वो टीम जहां से उस चीज को जो हैंडल करता है, वो एप्लीकेशन जो लोग मैनेज करते हैं, उन लोगों का लुकआउट है, उसमें हम लोगों में से कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा है ना। तो मैं जाकर के बात करता हूँ कि वो जो सॉल्यूशन है वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिजॉल्व हो। यस सर, वीडियो प्ले नहीं हो रहा है, मैंने भी देखा। ओके, सो आई विल ट्राई, आई लेट देम नो कि जितना जल्दी वो चीज रिजॉल्व हो पाए उतना जल्दी वो रिजॉल्व हो। और इन दी वर्स्ट केस अगर कुछ नहीं हुआ, अगर इन दी वर्स्ट केस कुछ नहीं हो पाया, ठीक है, सो यू डोंट वरी, सुन लो बात को। वो जब तक ठीक नहीं हो रहा है मैं एक काम कर सकता हूँ, वो जब तक ठीक नहीं हो रहा है मैं एक दूसरे तरीके से आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। कैसे? कि जब तक वो चीज ठीक नहीं हो रही है तब तक के लिए अगर आप में से कोई उस चीज को जाकर के रिवाइज करना चाहता है, अगर आपको उसमें से किसी क्लास को देखना है, तो जो सिंक्रोनाइजेशन पार्ट 1 वाला यूट्यूब का लेक्चर है उसको तब तक के लिए पब्लिक करवा देता हूँ, है ना। तो अगर किसी को रिवीजन में प्रॉब्लम हो रही है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम लोग एक काम करते हैं कि फॉर टाइम बीइंग जब तक वो वाली चीज वर्कआउट नहीं हो जाती, तब तक जो यूट्यूब के ऊपर सिंक्रोनाइजेशन पार्ट 1 का वीडियो है मैं उसको पब्लिक करवा देता हूँ, ताकि हमारे लाइव वेब के स्टूडेंट्स जो रिवाइज करना चाहते हैं वो वहां से उस चीज को रिवाइज कर पाए। तो दैट विल बी डन आफ्टर दी क्लास। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। अगर आपको वो पहली वाली जो क्लास है उससे दिक्कत हो रही है, तो मैं यहाँ से क्लास एंड होने के तुरंत बाद आपके लिए वो वाली क्लास पब्लिक करवा दूंगा। ठीक है, चलो, सो दैट्स इट। सो नॉट जीरो कंडीशन फॉल्स हो गई। अब क्योंकि नॉट जीरो कंडीशन फॉल्स है, तो जो भी देखो, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एग्जीक्यूशन होगा वो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू के बेसिस पे होगा। तो नेक्स्ट एड्रेस जो सॉरी जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है जिसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में रखा हुआ है वो फोर्थ इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है, तो फोर्थ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। नाउ फोर्थ इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पर, व्हाट इज योर फोर्थ इंस्ट्रक्शन? फोर्थ इंस्ट्रक्शन सेज दैट स्टोर content of memory log. This fourth instruction says store the content of log by the constant 0. So at this point of time content of variable log will become, sorry, content of variable log will become 1. Content of variable log will become 1. So at this point of time the 0 will become 1. ये कब हो रहा है? Because of this instruction this value is becoming 1. So अगर ऐसा हो गया इसका मतलब प्रोसेस P1 कहां, सॉरी इसका मतलब प्रोसेस P2 कहां चली गई? इसका मतलब प्रोसेस P2 आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ फोर्थ इंस्ट्रक्शन P2 is in its critical section. तो इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद क्या होगा? दिस इज द क्रिटिकल सेक्शन। कौन है इस क्रिटिकल सेक्शन में? प्रोसेस P2 is inside the critical section. क्लियर? अब यहां पर एक और चीज है जिसको समझने की कोशिश करना। अगर मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पर लेट्स एज्यूम कि मैं प्रोसेस P2 को प्रीएम्प्ट कर देता हूं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर लेट्स एज्यूम कि मैं प्रोसेस P2 को प्रीएम्प्ट कर देता हूं। आई वुड लाइक टू यूज अ डिफरेंट कलर फॉर दिस प्रीएम्प्टेड। कहां लिख रहे हो तुम? बहुत सारे कलर हैं तुम्हारे पास। These are not required, these are just for the purpose of understanding. This is the critical section.
P1 प्रीएम्प्ट हो चुकी थी, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं चाहता हूं कि अब प्रोसेस P2 भी प्रीएम्प्ट हो जाए। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं चाहूंगा कि P2 प्रीएम्प्ट हो जाए। सो P2 इज प्रीएम्प्टेड while it is executing its critical section. तो मुझे ये बताओ, अगर अगर P2 को तब प्रीएम्प्ट किया गया जब वो क्रिटिकल सेक्शन में थी, तो जैसे ही P2 से सीपीयू छीना, सुनना मैं कितनी अजीब बात कर रहा हूं, जैसे ही P2 से सीपीयू छीना, क्या वो अपना क्रिटिकल सेक्शन भी छोड़ देगी? बताओ। क्या P2 को उस पॉइंट ऑफ टाइम पर प्रीएम्प्ट कर दिया गया, जब P2 को उस पॉइंट ऑफ टाइम पर प्रीएम्प्ट कर दिया गया जब वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में थी, तो क्या P2 को प्रीएम्प्ट कर देने से प्रोसेस P2 अपना क्रिटिकल सेक्शन भी छोड़ देगी? नो, नो सर, नहीं छोड़ेगी। देखो, क्रिटिकल सेक्शन कोई घर नहीं है, मैं आपसे ऑलरेडी बोल चुका था। इसका मतलब जब P2 को प्रीएम्प्ट किया गया होगा, तो P2 उस कोड को एग्जीक्यूट कर रही होगी जहां पर वो शेयर्ड वेरिएबल्स को या शेयर्ड रिसोर्स को एक्सेस करती है। तो जब ये प्रीएम्प्ट हुई होगी, ये उसी शेयर्ड वेरिएबल के लिए जो कोड लिखे गए हैं उनमें से किसी इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को लेकर के प्रीएम्प्ट हुई होगी, इसलिए ये प्रोसेस अभी भी क्रिटिकल सेक्शन में रहेगी। सो अब इसका मतलब अगर किसी प्रोसेस से सीपीयू छीन लेता हूं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसने क्रिटिकल सेक्शन छोड़ दिया। अब मुझसे शुभेंदु ने ये पूछा कि सर प्रीएम्प्शन कैसे होगा? भाई एक बात समझने की कोशिश करो, प्रीएम्प्शन में नहीं कर रहा हूं। What was the assumption? जब मैंने आपसे प्रोड्यूसर कंज्यूमर वाली प्रॉब्लम डिस्कस की थी, तब मैंने शुभेंदु बहुत क्लियर शब्दों में आप लोगों से ये कहा था, मैंने बहुत क्लियरली आपसे ये कहा था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रियम, ये क्या लिखा हुआ है? आपने इसको हटा दिया सर, वीडियो तुमने जो पूछा था वो हटा दिया। चलो, मिस्टेक से पूछ लिया था। ऐसी गंदी गंदी मिस्टेक करोगे ना तो फिर गुस्सा आती है। तो P2 एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम प्रीएम्प्ट हो गई। नाउ क्या हुआ था, जो प्रोसेस P1 थी वो एग्जीक्यूट कर चुकी थी अपना इंस्ट्रक्शन 1, उसके बाद वो प्रीएम्प्ट हो गई थी। अब वापस P2 ने आकर के अपना एग्जीक्यूशन किया और P2 कहां पर है? क्रिटिकल सेक्शन में। लेट्स एज्यूम कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई अगेन स्टार्ट प्रोसेस P1. Once this is this is preempted, we say P1 executes again. That is CPU अब किसको मिल गया? आपने प्रोसेस P2 से CPU छीन लिया और उसके बाद आपने वापस से प्रोसेस P1 को CPU दे दिया। अब मुझे बताना, P1 जब प्रीएम्प्ट हुई थी तब वो सेकंड इंस्ट्रक्शन का एड्रेस लेकर के गई थी, इसलिए जब वो वापस आएगी तो वो वापस से सेकंड इंस्ट्रक्शन से अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगी। कहानी क्या, एक्चुअल में इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब ये प्रोसेस P1 वापस से एग्जीक्यूट करना शुरू कर रही है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर लॉक की वैल्यू 1 हो चुकी है। जब प्रोसेस P1 वापस से एग्जीक्यूट करना शुरू कर रही है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर लॉक की वैल्यू 1 हो चुकी है। बट दी प्रॉब्लम इज कि इस लॉक की वैल्यू के 1 होने से पहले, इस लॉक की वैल्यू के 1 होने से पहले ही प्रोसेस P1 लॉक की वैल्यू को रीड कर चुका था। प्रोसेस P1 लॉक की वैल्यू को रीड कर चुका था और जब ये वापस वापस सीपीयू पर एग्जीक्यूट करने के लिए जाएगा तो ये फिर से लॉक की वैल्यू को रीड नहीं करेगा, बिकॉज दैट इंस्ट्रक्शन हैज ऑलरेडी बीन एग्जीक्यूटेड विद रिस्पेक्ट टू process P1. So now it will only take the decision. Now it will only make some comparison, and based on that it will take some decision that whether it should enter into the critical section or not. क्योंकि उस लॉक की वैल्यू को ये रीड करके एक रजिस्टर के अंदर स्टोर कर चुका है, तो अब ये सिर्फ इस रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू प्रेजेंट है उसके बेसिस पे
काम करेगा। तो सेकंड इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के कारण क्या होगा, सेकंड इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन में आपका जो प्रोसेस P1 है, इट विल ट्राई टू कंपेयर द कंटेंट ऑफ रजिस्टर R1 विद कांस्टेंट 0। नाउ व्हाट डू वी नो, वैल्यू ऑफ R1 is equals to 0 with respect to प्रोसेस P1, क्योंकि प्रोसेस P1 के लिए रजिस्टर बफर हो रहा है, स्ट्रीम बफर हो रही है। अब जीवन में एक तो इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसमें इतनी सारी चीजें, इसलिए भी बफर हो रहा है, इसका मतलब वो सभी को दिक्कत दे रहा है। सर ऑल गुड सर, अब क्लियर है, चलो ओके। देयर इज नो बफर सर, तो लोग अलग अलग टाइप की बात क्यों करते हैं सर? ऐप में बफरिंग हो रही है, यूट्यूब में आ गए, अच्छा वहां पर बफरिंग हो रही है, यहाँ आप कंटिन्यू करिए, चलो। तो यूट्यूब एक्चुअल में क्या है ना, यूट्यूब वालों का जो सिस्टम है वो काफी तगड़ा है, मानते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम इज कि हम लोग, हमारे जो डेवलपर है ना, हम सीएस वाले हैं, यही तो हमारी प्रॉब्लम है कि हम लोग ये नहीं समझते कि हम लोगों को थोड़ी ढंग से पढ़ाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रॉब्लम को हम लोग फेस कर रहे हैं वही प्रॉब्लम हमारे दूसरे लोग भी फेस करते हैं। अगर हम उन लोगों को एक अच्छा सॉल्यूशन दे पाए तो ऑब्वियसली अगर हमको यहाँ से बेटर सॉल्यूशन मिलेगा तो हम उसके पास चले जाएंगे, और अगर वो कॉस्ट इफेक्टिव रहा तो हम उसके पास चले जाएंगे। तो आप ऐसे ही कुछ करने की कोशिश करो, कहाँ इधर उधर की चीजों में लगे हुए हो, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, हम R1 की वैल्यू को 0 से कंपेयर करेंगे, और क्योंकि R1 की वैल्यू 0 थी इसलिए यहाँ पर क्या होगा, 0 फ्लैग इज सेट, ऐसा नो 0 फ्लैग सेट हो जाएगा। उसके बाद ये जब थर्ड इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, जंप नॉट 0 टू स्टेप 1, इस वाले सिचुएशन में क्या होगा, नॉट 0 कंडीशन फॉल्स, नो जंप, कोई जंपिंग नहीं होगी। हाँ, अगर कोई जंपिंग नहीं होगी तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट करेगी, दैट विल बी फोर्थ, इट्स फोर्थ इंस्ट्रक्शन। फोर्थ इंस्ट्रक्शन के कारण सिर्फ एक ही चीज होनी है, दैट ये लॉग की वैल्यू को 1 कर देगा। तो बात समझो, आपका प्रोसेस P1 लॉग की वैल्यू जो पहले से ही 1 थी उसको फिर से 1 कर रहा है ना? जो प्रॉब्लम हम दूसरों को सॉल्व करके देते हैं, हम खुद वही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, क्या कर रहे हैं हम लोगों का भविष्य हमारे ऊपर डिपेंड हो रहा है, और हम खुद ही इन चीजों से जूझ रहे हैं जिसका सॉल्यूशन पब्लिक हमसे एक्सपेक्ट करती है ना। सो अगेन, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो प्रोसेस P1 है वो लॉग की वैल्यू को 1 कर रहा है, लेकिन डू यू रियलाइज कि जब आपका प्रोसेस P1 लॉग की वैल्यू 1 कर रहा है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर लॉग की वैल्यू ऑलरेडी 1 थी, है ना। P1 overrides the value of log 1 was already 1, so there's nothing new, ठीक है। नाउ इसके बाद क्या, आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ fourth instruction,
after execution of fourth instruction, P1 also enters into its critical section. Now, what's the idea? मैंने प्रोसेस P2 से सीपीयू तो छीन लिया था, मैंने प्रोसेस P2 से सीपीयू तो छीन लिया था, लेकिन प्रोसेस P2 अभी भी क्रिटिकल सेक्शन में थी। नॉट जीरो फॉल्स होने पर प्रोग्राम काउंटर की स्टेप 4 को एग्जीक्यूट करेगा ना। नॉट जीरो कंडीशन इज फॉल्स, तो प्रोग्राम काउंटर के बेसिस पे स्टेप 4 को ही तो एग्जीक्यूट कर रहा है। मैंने क्या कर दिया, क्यों आप करवा रहे हो? आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ फोर्थ इंस्ट्रक्शन P1 also enters into the critical section, that is both P1 and P2 are inside the critical section, and hence what? Mutual exclusion is not guaranteed. Hence, mutual exclusion is not guaranteed. किसी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत है इस कोड में? किसी को अगर कोई एक सिंगल चीज भी नहीं समझ में आई हो तो पूछ लो। अगर किसी को एक सिंगल चीज भी समझ में नहीं आई हो कि यहाँ से ये कैसे हुआ, यहाँ से वो कैसे हुआ, तो वो सारी चीजें आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आज ही पूछनी पड़ेंगी, क्योंकि इस कोड को लिखते टाइम मैंने जितनी चीजें बोली हैं और इस एनालिसिस को करते टाइम मैंने आपसे जितनी चीजें बोली हैं, आगे से मैं ये मान के चलूंगा कि आपको वो सारी चीजें आती हैं, है ना। आगे से मैं ये मान के चलूंगा कि जितनी चीजें भी मैंने आज ये एनालिसिस करते टाइम लिखी हैं, वो सारी चीजें आपको आती हैं। तो जब मैंने यहाँ पर लिखा कि R1 ने इस वैल्यू को लिया, उसके बाद जब मैं P1 को प्रियम कराया और P2 को लेकर के आया, तो क्या आपको ये पता है कि R1 के अंदर जो वैल्यू थी वो प्रिजर्व रहेगी जब प्रोसेस P1 वापस से एग्जीक्यूट करने आएगा? क्या आपको ये समझ में आता है कि P1 अगर प्रियम्प्ट हो गया था आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन 1, तो जब P1 वापस से आएगा तो वो इंस्ट्रक्शन 2 से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा, क्योंकि जिस टाइम पे वो गया होगा प्रोग्राम काउंटर में सेकंड इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखा होगा, और आने के बाद वो उस प्रोग्राम काउंटर के बेसिस पे ही आपकी वैल्यूज आपके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच करके एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद आपको क्या ये पता है कि अगर कभी भी कंपैरिजन कभी भी जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है तो ब्रांच और आई वुड से कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन के टाइम पर कंडीशन इवेल्युएट होती है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू चेंज हो जाती है बाय द एड्रेस प्रेजेंट इन द टारगेट एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो आपके प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता और जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो प्रोग्राम काउंटर के बेसिस पे एग्जीक्यूट हो जाता है। आइदर अगर वो चेंज हो जाएगा, अगर प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो चेंज वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर के बेसिस पे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आएगा, और अगर प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू चेंज नहीं होगी तो सीक्वेंस में जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा उसके बेसिस पे आपका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद मैंने बोला कि अगर एक प्रोसेस ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन में है और उसको अगर प्रीएम्प्ट कर दिया जाता है तो प्रोसेस विल ओनली लीव द सीपीयू, प्रोसेस विल ओनली रिलीज द सीपीयू, but it will not release its critical section, it will still be present in its critical section, ठीक है। then that's the simple thing। क्या बोल रहे हो भैया? सर ये सारी इंस्ट्रक्शंस दिमाग में बैठा ना पड़ेगा क्या, क्योंकि सीओए नहीं पढ़ा है? बेटा ये सारी चीजें बहुत बेसिक चीजें हैं, सीओए के अंदर भी अगर मैं बोलूंगा तो ये वाली चीजें मैंने इसीलिए आपको यहाँ पर बता दी, दिस आर दी वेरी नॉर्मल थिंग्स कि किसी चीज का एग्जीक्यूशन होता है तो कैसे होता है। तो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको ये वाली चीजें समझनी पड़ेंगी। अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझसे पूछ लो, बट one thing is guaranteed, the moment you will study the COA you will know that these are just the small things। इनके अंदर समझने के लिए कुछ है नहीं, बहुत बच्चों वाली चीजें हैं। प्रोसेस P1 का थर्ड इंस्ट्रक्शन में जंप नहीं होने का
क्या हुआ, प्रोसेस P1 के थर्ड इंस्ट्रक्शन में जंप नहीं होने क्या से हुआ? सर नहीं समझ में आया भाई, क्या लिखा तुमने? सर क्लियर, प्रोसेस P1 में कैसे वैल्यू ऑलरेडी 1 है सर, प्लीज एक्सप्लेन मी। दिशा इज आस्किंग कि सर प्रोसेस P1 में कैसे वैल्यू 1 है। आता हूं सर, सिंक्रोनाइजेशन फुल होगा यूट्यूब पर, जिस तरीके से चल रहा है उस तरीके से होगा, लाइव वेब वाला नहीं होने से क्या हुआ? अरे क्या बात करते हो, किसने पूछा ये? चंद्र प्रकाश ने। चंद्र प्रकाश, चंद्रमा के प्रकाश से काम नहीं चलेगा, दिमाग के प्रकाश की जरूरत पड़ेगी। क्या है दिमाग का प्रकाश? कहता है भाई ये थर्ड इंस्ट्रक्शन है, यहां पर क्योंकि सेकंड इंस्ट्रक्शन ने जीरो फ्लैग को सेट कर दिया है। सुन लो अच्छे से, क्योंकि सेकंड इंस्ट्रक्शन ने जीरो फ्लैग को सेट कर दिया है, तो ये जो थर्ड इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर ये जो नॉन जीरो कंडीशन चेक करेगा, इस नॉट जीरो कंडीशन के लिए ये जो सेकंड इंस्ट्रक्शन ने जीरो फ्लैग सेट किया है उसकी वैल्यू के बेसिस पे काम करेगा। समझे? सुनो अच्छे से, सेकंड थर्ड इंस्ट्रक्शन के अंदर ये जो नॉट जीरो कंडीशन चेक कर रही है, इस नॉट जीरो कंडीशन को चेक करने के लिए ये कैसे पता चलेगा, कैसे पता करेगा? इसको जो जीरो फ्लैग की वैल्यू मिलेगी, इसको वो वाली जीरो फ्लैग की वैल्यू मिलेगी जो प्रीवियस इंस्ट्रक्शन ने सेट की थी, जो प्रीवियस इंस्ट्रक्शन ने सेट की थी। नाउ अगर जीरो फ्लैग सेट हो चुका है, अगर जीरो फ्लैग सेट हो चुका है, इसका मतलब प्रीवियस इंस्ट्रक्शन का आउटपुट जीरो था। अगर जीरो फ्लैग सेट हो चुका है, इसका मतलब प्रीवियस इंस्ट्रक्शन का आउटपुट जीरो था, और अगर प्रीवियस इंस्ट्रक्शन का आउटपुट जीरो है तो ये जो नॉट जीरो कंडीशन है ये फॉल्स है, क्योंकि प्रीवियस आउटपुट प्रीवियस इंस्ट्रक्शन के लिए जीरो कंडीशन ट्रू होती, प्रीवियस इंस्ट्रक्शन के रिस्पेक्ट में जीरो कंडीशन ट्रू है। लेकिन हम बोल रहे हैं क्या प्रीवियस इंस्ट्रक्शन के लिए नॉट जीरो कंडीशन ट्रू है? नहीं, प्रीवियस इंस्ट्रक्शन के लिए जीरो फ्लैग सेट हो चुका था, इसका मतलब प्रीवियस इंस्ट्रक्शन के लिए जीरो कंडीशन ट्रू थी, प्रीवियस इंस्ट्रक्शन के लिए नॉट जीरो कंडीशन फॉल्स है। Now, this is a conditional branch instruction. इसकी जो कंडीशन है अगर वो फॉल्स हो गई, इसकी जो कंडीशन है आपको समझ में ही नहीं आया, आपने मेरी बात को समझा ही नहीं, अगर इसकी कंडीशन फॉल्स हो गई तो अब प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। समझना, जब मैं थर्ड इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा था उस पॉइंट ऑफ टाइम पर प्रोग्राम काउंटर के अंदर फोर्थ इंस्ट्रक्शन का एड्रेस था, और अगर मैं बोल रहा हूं दैट नॉट जीरो कंडीशन इज फॉल्स, तो अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो जंप नहीं होगी, जंप नहीं होगी। इसका मतलब सब नालायक हो, सबको उठा उठा करके फेंक देना चाहिए कहीं ना कहीं ले जा करके। क्या अगर जंप नहीं होगी, अगर जंप होती तो क्या होता? जंप होती तो if this jump will take place, if this jump takes place, then what will happen? After the execution of instruction 3, you will jump to instruction 1. अगर यहां पर ये कंडीशन ट्रू होगी, so if the condition is true, if not zero condition is true, then after execution of instruction 3 will jump on instruction 1. After execution of instruction 3 will jump on instruction 1. But if this condition is false, then there will be no jump. If this condition is false, then there will be no jump. That is, we will execute the next instruction in the sequence. Jumping bumping खत्म। समझ गए बात को चंद्र प्रकाश? तो थर्ड इंस्ट्रक्शन में इस नॉट जीरो कंडीशन के फॉल्स होने से क्या हुआ? कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन की कंडीशन हो गई फॉल्स, और क्योंकि फॉल्स हो गई इसलिए जंप नहीं हुआ। जंप नहीं हुआ मतलब आपका जो प्रोग्राम काउंटर के अंदर जो वैल्यू थी उसको लोड नहीं किया गया बाय द टारगेट एड्रेस प्रेजेंट इन द इंस्ट्रक्शन। अगर उसको लोड नहीं किया गया तो जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन थर्ड इंस्ट्रक्शन के बाद एग्जीक्यूट होगा वो सीक्वेंस में जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा, जंप के कारण जो इंस्ट्रक्शन होना चाहिए था वो वाला नहीं होगा। ठीक है, तो क्योंकि जंप नहीं हुआ इसलिए इसने फोर्थ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया और ये अंदर चला गया। एक्चुअल में होना क्या चाहिए था? एक्चुअल में क्या होना चाहिए था? हेलो, एक्चुअल में होना ये चाहिए था कि जब प्रोसेस P1 यहीं आ जाओ, एक्चुअल में होना ये चाहिए था कि जब प्रोसेस P1 क्रिटिकल सेक्शन में थी, सॉरी P2 को पहले भेजा है मैंने, जब प्रोसेस P2 क्रिटिकल सेक्शन में थी और अगर P1 इस थर्ड इंस्ट्रक्शन को ट्राई करती, जब प्रोसेस P2
क्रिटिकल सेक्शन में थी, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर P1 अगर इस थर्ड इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करती तो एक्चुअल में इसकी एक कंडीशन इसको हमेशा ट्रू मिलनी चाहिए थी, ये इसी बिजी वेटिंग में फंस के रह जाना चाहिए था जब तक कि P2 बाहर नहीं निकल जाती क्रिटिकल सेक्शन से, लेकिन ऐसा हो ना सका, और क्योंकि ऐसा हो ना सका इसलिए जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन हम इंश्योर करने की कोशिश कर रहे थे वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं हो पाया। ठीक है, अब मैं किसी और का भी जवाब दूंगा। किसी और ने भी मुझसे पूछा था, तीशा ने मुझसे पूछा है, सर प्रोसेस P1 में कैसे वैल्यू ऑलरेडी 1 है सर। तीशा मुझसे क्या पूछ रही है, सर प्रोसेस P1 में कैसे ऑलरेडी वैल्यू 1 है। तीशा आप कौन सी वैल्यू की बात कर रहे हो? आई होप अगर आपने लिखा है कैसे वैल्यू ऑलरेडी 1 है तो आप जिस चीज के बारे में सोच रहे हो वो इस चीज के बारे में सोच रहे हो, है ना? कैसे 1 है सर? अरे बच्चा, दिस लॉक इज बीइंग शेयर्ड अमंग दी प्रोसेसेस, दिस लॉक इज बीइंग शेयर्ड अमंग दी प्रोसेसेस। इसका मतलब अगर कोई भी एक प्रोसेस उस वेरिएबल में जाकर के चेंज करेगी तो वो वेरिएबल सबको वो चेंजेस सबको दिखाई देंगे। तीशा समझ रही हो? दिस लॉक इज शेयर्ड अमंग दी वेरिएबल, शेयर्ड अमंग दी प्रोसेस, this lock variable is shared among the processes, this lock variable is shared among the processes। इसका मतलब अगर कोई भी एक प्रोसेस उस शेयर्ड वेरिएबल में जाकर के चेंज करेगी तो वो सबको दिखाई देंगे। अब सुनना, हुआ क्या था, जब आपका प्रोसेस P2 ये अपना फोर्थ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा था, जब प्रोसेस P2 अपना फोर्थ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा था, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि इस फोर्थ इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के कारण वे लॉक की वैल्यू को 1 कर चुका था। इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के कारण आपका प्रोसेस P2 लॉक की वैल्यू को 1 कर चुका था। तो जब प्रोसेस P1 गया लॉक की वैल्यू को 1 करने, जब प्रोसेस P1 गया लॉक की वैल्यू को 1 करने, क्या उस पॉइंट ऑफ टाइम पर लॉक की वैल्यू ऑलरेडी 1 थी? जब प्रोसेस P1 गया लॉक की वैल्यू को 1 करने, क्या उस पॉइंट ऑफ टाइम पर लॉक की वैल्यू ऑलरेडी 1 थी? हाँ, उसकी वैल्यू ऑलरेडी 1 थी। आप एक 1 को 1 करके और सोच रहे हो कि मैंने 1 कर दिया, अब मैं अंदर जा सकता हूं। भाई आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो कि जिस वैल्यू को आप 1 कर रहे हो वो ऑलरेडी 1 थी। आप अगर 0 को 1 करके अंदर जाते ना तो आप बहुत सुखी रहते, क्योंकि फिर दूसरा बंदा अंदर नहीं आ पाता। अगर आप 0 को अंदर करके 1 करके जाते तो अंदर नहीं जाते। ठीक है, चलो सर आफ्टर लाइव प्लीज 10 मिनट्स के लिए। यार ये उत्कर्ष थोड़ा, जब काम की बातें चल रही है, यहाँ टॉपिक चल रहा है, आप कुछ भी बीच में ऐसा मत लिखा करो यार। आफ्टर लाइव प्लीज 10 मिनट्स तक प्राइवेट मत करना, एक बार नोट प्रॉपर चेक करने के लिए या डाउनलोड करने के लिए। गुलाम ने क्या पूछा था, सर अगर P1 इंस्ट्रक्शन 4 एग्जीक्यूट तक 4 होता और फिर प्रीएम्प्ट होता तो उसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन बना रहेगा। सुनो, चलो अब बात समझते हैं। म्यूचुअल एक्सक्लूजन बना रहेगा, इस चीज को भी समझाने की कोशिश करता हूं। आपको कुछ चीजें समझनी है। अगर क्या मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस सिचुएशन में हमेशा 2 प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में होंगी या 2 से ज्यादा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में होंगी? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। सो व्हाट वाज द रिक्वायरमेंट? रिक्वायरमेंट ये थी कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन शुड ऑलवेज बी सेटिस्फाइड। व्हाई? अगर ऐसा नहीं हुआ तो अकाउंट में तुम डाल रहे थे 5,000 रुपए और वहां पर किसी और ने उसको आकर के तुम्हारे साथ उसको एग्जीक्यूट किया और उसने उसमें डाल दिए 0, तो घर में पैसे नहीं रहेंगे ना। ठीक है, तो सिंपल सी कहानी है, मतलब ज्यादा सोचो मत। मैं ऑलरेडी आपको इस चीज के रीजंस बता चुका हूं दैट व्हाई दी सिंक्रोनाइजेशन अमंग दी कम्युनिकेटिंग प्रोसेसेस इज सो इंपॉर्टेंट। उसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि बहुत सारी चीजें हैं जो एकदम करेक्टली कम्युनिकेट होनी चाहिए। अगर कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर यू कैन नॉट अवॉइड, यू कैन नॉट टॉलरेट इवन स्लाइटेस्ट चांस ऑफ एरर। ठीक है, सो दैट्स द आइडिया कि ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए हमने ये बोला था कि भाई बिल्कुल कभी भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाउ द आइडिया इज कि अगर ये चारों इंस्ट्रक्शन एटॉमिकली एग्जीक्यूट हो जाते किसी भी प्रोसेस के लिए, अगर ये चारों इंस्ट्रक्शन एटॉमिकली एग्जीक्यूट हो जाते किसी भी प्रोसेस के लिए, तो क्या फिर दूसरी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जा सकती थी? सिर्फ इतना सोचो, अगर ये चारों इंस्ट्रक्शन एटॉमिकली एग्जीक्यूट हो जाते किसी भी प्रोसेस के लिए, तो क्या दूसरी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जा सकती थी? नहीं जा सकती थी। अगर किसी भी प्रोसेस ने
अगर किसी भी प्रोसेस ने ये 4 इंस्ट्रक्शन एक सीक्वेंस में बिना प्रीएम्प्ट हुए एग्जीक्यूट कर दिए, अगर किसी भी प्रोसेस ने ये 4 इंस्ट्रक्शन एक सीक्वेंस में बिना प्रीएम्प्ट हुए एग्जीक्यूट कर दिए, तो सिर्फ वही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जा पाएगी और दूसरी प्रोसेस जब आने की कोशिश करेगी तो अब वो क्रिटिकल सेक्शन में नहीं आ पाएगी। सिंपल सी कहानी। इसका मतलब एज लॉन्ग एज the execution of this 4 instruction takes place atomically, or as long as apart from that, or so as long as when a process preempted in between and no other process tries to execute the same code। समझना, या तो चारों के चारों एटॉमिकली एग्जीक्यूट हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और दूसरा अगर किसी का बीच में प्रीएम्पशन हो भी जाता है तो दूसरी प्रोसेस बीच में आकर के सेम पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करने की अगर कोशिश ना करे, ठीक है, तो हमेशा आपका प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोसेस, आपके सीपीयू में एक ही प्रोसेस होगी जो क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर रही होगी, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज, क्या मैं ये गारंटी कर सकता हूं, क्या मैं ये गारंटीड बता सकता हूं कि इन बिटवीन देयर विल बी नो प्रीएम्पशन? क्या मैं ये इंश्योर कर सकता हूं, क्या मैं ये इंश्योर कर सकता हूं दैट इन बिटवीन देयर विल बी नो प्रीएम्पशन? नो, आई कैन नॉट इंश्योर दैट। व्हाई? क्योंकि हम ऑलरेडी एज्यूम करके ही चल रहे हैं कि यूजर मोड में एग्जीक्यूट हो रहे किसी भी प्रोसेस को कभी भी प्रीएम्प्ट किया जा सकता है। क्लियर? है ना? If there is any case, if there is even a single case using which you can let two processes execute their critical section simultaneously, अगर कोई भी ऐसा ऑर्डर एग्जिस्ट करता है, अगर कोई भी ऐसा ऑर्डर एग्जिस्ट करता है जिस ऑर्डर में अगर चीजों का एग्जीक्यूशन हो और एक से ज्यादा प्रोसेसेस साथ में क्रिटिकल सेक्शन में चली जाएं, तो फिर वहां पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन गारंटीड नहीं होगा। सिंपल कहानी है भाई, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो, ज्यादा डिफिकल्ट मत बनाओ आसान सी चीजों को। सो अगर आप चाहो तो ये लिख सकते हो, क्या ये वाली चीज हो गई, इस चीज को याद रखना। सो वी नो दैट म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज नॉट गारंटीड। इफ आई आस्क यू, नहीं कर सकते, एटॉमिसिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते, एटॉमिसिटी कैन ओनली बी प्रोवाइडेड इन दी कर्नल मोड। एटॉमिसिटी योगेश, ये हम बोल ही चुके हैं कि प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होंगे, प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होंगे तो वहां पर मैं एटॉमिसिटी इंश्योर कर सकता हूं, लेकिन यूजर मोड में एग्जीक्यूट हो रहे प्रोग्राम के लिए एटॉमिसिटी इंश्योर नहीं की जा सकती। वहां पर अगर आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका सिस्टम जो है वो प्रिएम्प्टिव सिस्टम है, तो फिर वहां पर प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं, कुछ नहीं कर सकते वहां पर, कभी भी प्रिएम्पशन हो जाएगा, वहां पर एटॉमिसिटी इंश्योर नहीं कर सकते। तो जस्ट नोट डाउन, तो ये चीज लिख ही लो, आप एक काम करो, नोट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम 1 to 4 execute atomically execute instructions from 1 to 4 execute atomically, then there can never be two or more processes in the critical section at the same time. That's okay. But atomicity cannot be guaranteed in user mode.
याद करो, याद करो सर, कल जब आपने शुरू किया था तब आपने शुरुआत में ही लिख दिया क्या? It's a software solution which executes in user level mode. It's a software solution which executes in user level mode. और अगर ये user level mode में execute कर रहा है तो फिर preemption कभी भी हो जाएगा। सर जब एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में हो दूसरी प्रोसेस इंटरप्ट ही जनरेट ना करे, फॉर दैट यू रिक्वायर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सपोर्ट, फॉर दैट यू रिक्वायर हार्डवेयर सपोर्ट, है ना? सो फॉर दैट पर्पस the operating system must provide the capability। तो ऐसा हम वो भी डिस्कस करेंगे। याद करो जब मैंने कल एक तो क्या है ना, मेरी ही बातों को मुझे ही सुना करके मेरे ही मजे लेते रहते है ना। चलो बताता हूँ कहाँ लिखा था सर, ये लिखाया था डिसेबलिंग ऑफ इंटरप्ट, disabling of interrupt, this is a hardware solution in the kernel mode, so kernel must provide the support for that। It's not necessary that all these operating system will provide the support for that। समझे बात को? तो हम ये भी डिस्कस करेंगे। लेकिन रूपम, रूपम समझ रही हो कि अगर मैं ये इंश्योर कर पाऊं, अगर मैं ये इंश्योर कर पाऊं कि इंटरप्ट आए ही ना, तो प्रिएम्पशन कैसे होता है? प्रिएम्पशन विल टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ इंटरप्ट, है ना। तो अगर इंटरप्ट आएगा ही नहीं तो प्रिएम्पशन नहीं होगा, ठीक है। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आपको ये कैपेबिलिटी देता हो कि भाई आप मुझसे एक रिक्वेस्ट करो, उस रिक्वेस्ट में आप मुझसे बोलो कि आप इंटरप्ट मत करना, तो ठीक है। आप एक सिस्टम कॉल के थ्रू मुझसे बोल दोगे कि आप इंटरप्ट मत करना, तो मैं उस पॉइंट ऑफ टाइम से आपके लिए इंटरप्ट डिसेबल कर दूंगा कि आपको कोई भी इंटरप्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। और जब आपका वो काम हो जाए तो आप मुझे वापस से एक सिस्टम कॉल भेजना और मुझसे बोलना कि अब तुम इंटरप्ट भेज सकते हो, फिर मुझसे बोलना कि अब तुम इंटरप्ट भेज सकते हो, तो मैं तुम्हारे लिए वापस से इंटरप्ट इनेबल कर दूंगा। तो इस तरीके से चीजें की जा सकती हैं, लेकिन यू विल हैव टू अंडरस्टैंड that okay, the things can be solved, but what will be the impact of disabling the interrupt on the timers of the system? What will be the impact of disabling the interrupt on the timer of the system? So ये सारी चीजें समझने की हैं, तो उस चीज को हमको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आई विल जस्ट गिव यू बेसिक इंट्यूशन कि हाँ, अगर इंटरप्ट को डिसेबल कर दिया जाए तो आप चीजों को मैनेज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको आपका हार्डवेयर एंड आपका कर्नल वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता हो। आप हर जगह ये काम नहीं कर सकते। समझ गए रूपम? So in general, this thing will not be available. In general, this thing will not be available. Yeah. So that's the basic thing. अब मुझे ये बताओ, सेकंड चीज पूछता हूँ। डन। सेकंड चीज बताओ। अब ऐसा मत करना है ना कि इसका मतलब क्या लॉक वेरिएबल इज अ गुड सॉल्यूशन? नहीं सर, लॉक वेरिएबल अच्छा सॉल्यूशन तो नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल एक्सक्लूजन ही अगर गारंटीड नहीं है तो फिर जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी वही खत्म हो गई, तो फिर बचा क्या करने के लिए? लेकिन क्वेश्चन में और भी चीजें पूछी जा सकती है, क्वेश्चन में और भी चीजें पूछी जा सकती है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या प्रोग्रेस गारंटीड होगी, क्या प्रोग्रेस गारंटीड होगी आपके लॉक वेरिएबल वाला जो सॉल्यूशन है उसमें? क्या प्रोग्रेस गारंटीड होगी लॉक वेरिएबल वाले सॉल्यूशन में? तो आप मुझे ये बताओ। हाँ, लॉक फेल हो गया, तो दैट्स द आइडिया। वी विल डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। व्हाई वी आर डिस्कसिंग दोज मेनी सॉल्यूशन? व्हाई आर वी डिस्कसिंग दोज मेनी सॉल्यूशन? अगर एक सॉल्यूशन परफेक्ट होता तो हम उसको पढ़ लेते, कहानी खत्म, ठीक है। बट दिस is to let you understand कि अगर आप कल को कोई नया सॉल्यूशन जनरेट करने की कोशिश करो तो आपको पता हो कि किन किन चीजों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि जैसे ऐसी बात हुई तो एक भैया नींद से उठे थे, उन्होंने बोला अरे भैया एक काम करो, एक ताला लगा देते हैं, लॉक वेरिएबल यूज कर लेते हैं। तो लोगों ने सोचा अरे ये क्या बात कर रहा है, ठीक है। तो फिर उन्होंने उसको एनालाइज किया, बोला अबे यार कैसी बातें कर रहे हो, तुम क्या करना चाहते थे? तुम ये करना चाहते थे कि जब भी आप करना क्या चाहते थे? आप करना ये चाहते थे कि जब भी आप शेयर्ड रिसोर्सेज को एक्सेस करो तो दो या दो से ज्यादा प्रोसेसेस कॉन्करेंटली शेयर्ड रिसोर्सेज को एक्सेस ना करें। तो एक तो प्रॉब्लम यही थी। अब तुमने क्या किया? अब तुमने ऊपर से जाकर के एक ताला लगा दिया, ऊपर से जाकर के तुमने एक ताला लगाने की कोशिश की, और वो ताला भी कैसा? ऐसा जिसकी चाबी सबके पास हो सकती है। वो ताला भी ऐसा जिसकी चाबी सबके पास हो सकती है। इसका मतलब एक ऐसी चीज जो वापस से यूजर मोड में एग्जीक्यूट हो रही है, इसका मतलब वो एक ऐसी चीज जिसको वापस से प्रोसेसेस कॉन्करेंटली एक्सेस कर सकती हैं, है ना। एक ऐसी चीज जो शेयर हो रही है, एक ऐसी चीज जो शेयर हो रही है और वापस से यूजर मोड में एग्जीक्यूट हो रही है। तो एक चीज जो शेयर हो रही है और वापस से यूजर मोड में एग्जीक्यूट हो रही है, उसको वापस से सारी की सारी प्रोसेस
कॉन्फिडेंटली एक्सेस करने की कोशिश करेंगी। तो जो प्रॉब्लम यहाँ थी वो प्रॉब्लम यहाँ के साथ साथ यहाँ भी आ गई। इसका मतलब प्रॉब्लम घटने की जगह प्रॉब्लम बढ़ गई। समझ गए? क्लियर? प्रोग्रेस भी फेल हो जाएगी। गुलाम इज सेइंग सर प्रोग्रेस भी फेल हो जाएगी। कैसे फेल हो जाएगी गुलाम, बताओ मुझे, कैसे प्रोग्राम, कैसे प्रोग्रेस फेल हो जाएगी? डेफिनेशन पढ़ी है तुमने? एकदम सो करके उठ करके अगर कुछ भी बोलोगे ना, अगर सो करके उठोगे और कोई भी आंसर दोगे तो लॉग वेरिएबल वाले चचा के साथ जैसा हुआ होगा वैसे ही तुम्हारे साथ करेगी पब्लिक। थोड़ा सोचो कि क्या डेफिनेशन थी प्रोग्रेस, थोड़ा सोचो कि क्या डेफिनेशन थी प्रोग्रेस की, और उसके बाद सोचो कि अगर मैं लॉग वेरिएबल वाला जो सॉल्यूशन है उसके कॉन्टेक्स्ट में सोचूं तो अगर मैं ये वाला सॉल्यूशन यूज करता तो प्रोग्रेस इंश्योर होती या नहीं होती। तो बिना तुक्का नहीं मारना है सिंक्रोनाइजेशन में, तुक्का नहीं मारना है सिंक्रोनाइजेशन में। फर्जी फर्जी बातें करोगे तो सब नेगेटिव में नंबर आएगा। क्यों धीमे धीमे आराम से पढ़ा रहा हूं? क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन इज समथिंग जो टॉपिक टफ नहीं है, लेकिन आप लोग ये समझने ही नहीं चाहते कि उसमें पढ़ना क्या है। आप उसको रट डालना चाहते हो और रट करके क्वेश्चन का आंसर दोगे। सिंक्रोनाइजेशन का क्वेश्चन 90% केसेस में गलत होगा। ये दो दो चेट कैसे हो गई? दो दो आगे पता नहीं कहीं से आ रही है बबल्स। तो भैया इस वाली चीज के लिए स्पेशली जब तक सोच न लो, सिंक्रोनाइजेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लगेगा। पहली चीज तो ये मान लो, सिंक्रोनाइजेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लगेगा, क्योंकि उस कोड को जो भी आपको दिया होगा एग्जाम में उसको एनालाइज करने की जरूरत है ना? तो आंखें बंद करके कोई काम नहीं करना। पहली चीज हमारी हो गई। अब समझने की कोशिश करते हैं कि सर प्रोग्रेस गारंटीड होगी या नहीं। बहुत सिंपल सी बात है, प्रोग्रेस के लिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रोग्रेस के लिए मैं सीधे सीधे कोड में ही एक्सप्लेन कर सकता हूँ। प्रोग्रेस का जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं सीधे सीधे कोड में ही एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। किसी भी प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में जाने से रोकने के लिए क्या जरूरी है? किसी भी प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में जाने से रोकने के लिए जो चीज जरूरी है वो है एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन, है ना? अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर प्रोसेस को जंप करा करके वापस से स्टेप 1 पे भेज दिया गया, इसका मतलब प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में जाने से रोका गया। और अगर इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के बाद आपको पता चलता है कि कंडीशन फॉल्स है, और अगर आप फॉल थ्रू सीक्वेंस वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हो तो इसका मतलब प्रोग्रेस को इसका मतलब आपकी प्रोसेस को क्रिटिकल एक्सेस सेक्शन एक्सेस करने से नहीं रोका गया। तो दो ही चीजें हैं प्रोग्रेस के कॉन्टेक्स्ट में। आपको सिर्फ ये समझना है कि प्रोसेस को रोका जा रहा है या प्रोसेस को रोका नहीं जा रहा है। तो अगर मैं यहां से बात करूं तो किसी भी प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में जाने से रोकने के लिए, ये इंस्ट्रक्शन जिम्मेदार है। और इस इंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है? नॉट जीरो के ऊपर। नाउ नॉट जीरो के ऊपर डिपेंडेंसी मतलब इस लॉक के ऊपर, है ना? अब बात समझना, किसी भी प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में जाने से रोकने के लिए यहाँ पर ये नॉट जीरो ट्रू होना जरूरी है। किसी भी प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में जाने से रोकने के लिए इस नॉट जीरो का
ट्रू होना जरूरी है, और इस नॉट जीरो के ट्रू होने के लिए इस रजिस्टर R1 का नॉट इक्वल्स टू जीरो होना जरूरी है, और इस रजिस्टर Ri का नॉट इक्वल्स टू जीरो होने के लिए इस लॉक का 1 होना जरूरी है। बात समझ में आती है? यही तीनों चीजें हैं। किसी प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में जाने से रोकना है, किसी प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में जाने से रोकना है, तो नॉट जीरो की वैल्यू को होना चाहिए ट्रू। इस नॉट जीरो के ट्रू आने के लिए आपके इस कंपैरिजन का रिजल्ट आना चाहिए नॉट जीरो। इसका मतलब यहाँ पर R1 आपका जो भी रजिस्टर है उसकी वैल्यू होनी चाहिए नॉट इक्वल टू जीरो, और इसके नॉट इक्वल टू जीरो होने के लिए इस लॉक की वैल्यू 1 होनी चाहिए, क्योंकि यही वाली वैल्यू जो है यही रजिस्टर Ri में जा रही है। ठीक है, नाउ इसका मतलब किसी भी प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में जाने से रोकने के लिए जरूरी है कि लॉक की वैल्यू 1 हो। अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोग्रेस? द डेफिनेशन ऑफ प्रोग्रेस इज दैट नो प्रोसेस running outside the critical section, no process running outside the critical section and not interested in entering into its critical section should stop another process from entering into its critical section। तो कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एक प्रोसेस को जाने से सिर्फ और सिर्फ तब रोक सकती है, कोई प्रोसेस किसी दूसरी प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में जाने से सिर्फ और सिर्फ तब रोक सकती है जब वो इस लॉक की वैल्यू को 1 करे। ठीक है, नाउ मुझे एक बात बताना, कोई भी ऐसी प्रोसेस जो क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है या ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है, कोई भी ऐसी प्रोसेस जो ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है या क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, वो कभी भी लॉक की वैल्यू को 1 क्यों करेगी? वो उसको एक्सेस ही नहीं करेगी। बात समझ लो, लॉक की वैल्यू को 1 करने के लिए जरूरी है कि आप यहां तक आओ, लॉक की वैल्यू को 1 करने के लिए जरूरी है कि आप यहां तक आओ। अगर कोई प्रोसेस यहां तक आ गई है, अगर कोई प्रोसेस यहां तक आ गई है, तो या तो वो ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन में है या तो वो क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए इंटरेस्टेड है, तो सिर्फ वो तभी रोक रही है ना दूसरी प्रोसेस को, है ना? सो यू कैन सिंपली नोट डाउन दैट प्रोग्रेस इज गारंटीड। नोट डाउन, नहीं लिख लेते हैं। म्यूचुअल एक्सक्लूजन नॉट गारंटीड, ऑलरेडी बोल दिया। प्रोग्रेस is guaranteed. Why or how? No process is not interested. A process, no process which is not interested in entering into the critical section can set the value, can set the value of log to 1. Therefore, progress is guaranteed. Third question. Tell me, bounded waiting is guaranteed or not? Give me the answer now. Bounded waiting is guaranteed or not? Bounded waiting is guaranteed or not? Tell me, fatafat.
डोंट टेल मी फटाफट, सोचो और फिर बताओ। ये फटाफट वाले आंसर दिख रहे हैं मुझे। एक साथ हरिओम हरिओम हरिओम। योगेश, अपने दिमाग को बोलो कि अच्छी अच्छी बातें सोचा करे। क्या कर, कैसे बोल दे रहे हो ऐसे कि सर एक साथ मोर देन वन प्रोसेस जा रही है, तब तो कोई प्रोसेस वेट करेगी ही नहीं फॉर इनफाइनाइट टाइम, सब चली जाएंगी क्या? है, अगर एक साथ बहुत सारी प्रोसेसेस क्रिटिकल सेक्शन में जा सकती हैं, इसका क्या ये मतलब है कि किसी प्रोसेस को वेट करना ही नहीं पड़ेगा इनफाइनाइट टाइम के लिए? कुछ भी बोल रहे हो। जितने लोगों ने आंसर दिया है यस बाउंडेड वेटिंग इज गारंटीड, ये आंसर गलत है ना? ओके, आकाश has changed his answer, देख लेते हैं। भाई बात समझने की कोशिश करो। सबसे पहला तो जो आकाश ने बोला, ओ सॉरी उसने योगेश ने बोला, उस चीज से बिल्कुल सुन करके इधर से निकाल देना, उसका कोई मीनिंग नहीं है। उसने ये बोला कि अगर एक से ज्यादा प्रोसेस अगर एक साथ क्रिटिकल सेक्शन में जा सकती हैं तो फिर कोई दूसरी प्रोसेस इनफाइनाइट टाइम के लिए वेट करेगी ही क्यों? नहीं, देयर इज अ पर्टिकुलर सिचुएशन, देयर इज अ पर्टिकुलर सिचुएशन इन विच एक से ज्यादा प्रोसेसेस क्रिटिकल सेक्शन में जा सकती हैं। अगर वो पर्टिकुलर केस नहीं हुआ, अगर उस पर्टिकुलर तरीके से प्रियम्पशन नहीं हुआ, तो फिर एक से ज्यादा प्रोसेस कभी भी क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाएंगी। हाँ या ना? तो पहली चीज तो ये, तो यू नीड टू गिव अ जनरलाइज सॉल्यूशन। ऐसा मत सोचो कि वो होता तो वैसा होता, ऐसा होता तो वैसा होता, अगर वैसा होता तो वैसा हो भी सकता था। ऐसे नहीं करना है। यू आर, आई मीन दे आर आस्किंग अ सिंपल क्वेश्चन दैट कैन बाउंडेड वेटिंग, is bounded weighting always guaranteed in case of lock variable or not? So that's what we are trying to understand. अब बात समझो, एक सिंपल सा कोड, एक सिंपल सी चीज बता रहा हूं, उसको समझने की कोशिश करना। क्या है? ये है आपका लॉक और ये वाली सिचुएशन। अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा करूं, दिस इज योर एग्जिट सेक्शन बेसिकली, तो उसको भी जीरो नहीं करते, सिर्फ बोल देते हैं ये है लॉक, ये है अनलॉक। दिस इज लॉक वेरिएबल जिसकी इनिशियल वैल्यू है 0। इसका मतलब शुरुआत में ताला खुला हुआ, शुरुआत में ताला खुला हुआ है। सर व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ टुडेज क्लास? दिस विल बी अप टू 8:30 और 9। सो शुरुआत में ताला आपका खुला हुआ है। प्रोसेस P1, लेट्स एज्यूम, एक सिंपल सा assumption लेके चलो, लेट्स एज्यूम कि प्रोसेस P1 स्टार्ट्स एग्जीक्यूटिंग, और लेट्स एज्यूम फॉर टाइम बीइंग देयर इज नो नथिंग इन विच म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज बीइंग डिससैटिस्फाइड। उससे कोई चिंता होने की जरूरत नहीं है। अगर म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाइड नहीं रहा, तब भी ऐसा हो सकता है कि बाउंडेड वेटिंग गारंटीड ना हो। आई विल गिव यू द रीजन। तो सबसे पहले प्रोसेस P1 जाती है, लॉक लगाती है, तो सबसे पहले प्रोसेस P1 कहाँ चली जाएगी? तो प्रोसेस P1 performs the lock operation and process P1 enters into the critical section. So this is the very first thing happens here. ठीक है। उसके बाद जो दूसरी चीज होती है वो ये होती है कि ये प्रोसेस P1 किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर अपना क्रिटिकल सेक्शन का काम कंप्लीट कर लेगी। ये प्रोसेस P1 किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर अपना क्रिटिकल सेक्शन का काम कंप्लीट कर लेगी। उसके बाद प्रोसेस P2 को CPU मिलता है। और समझो, ऐसे मानो कि प्रोसेस P1 जब क्रिटिकल सेक्शन में थी, अभी ये दोनों नहीं आई। थोड़ा और आसान बना देता हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ा और आसान बना देता हूँ विजुलाइज करना। लेट्स एज्यूम कि अभी ये दोनों प्रोसेस नहीं आई हैं, भाग जाओ। अभी सिर्फ एक ही प्रोसेस आई P1। उस प्रोसेस P1 ने एंट्री सेक्शन का कोड एग्जीक्यूट किया, लॉक लगाया, लॉक लगा करके वो क्रिटिकल सेक्शन में थी। तो जब प्रोसेस P1 क्रिटिकल सेक्शन में हो, तो आपकी जब प्रोसेस P1 क्रिटिकल सेक्शन में हो, तो प्रोसेस से CPU छीना जा सकता है। ऑब्वियस सी बात है। अब एक्चुअल में आपको सिर्फ इतना ही समझना है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज समझने की है बात। सुनो बात को, अब मैं जो बोलूंगा ना उसमें आपको एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट समझ में आने वाली है। क्या? प्रियम्पशन कभी भी हो सकता है, प्रियम्पशन कभी भी हो सकता है। और दूसरी चीज, CPU अपने घर का नहीं है,
सीपीयू अपने घर का नहीं है कि जिसको तुम चाहोगे उसी को मिलेगा। सीपीयू किसी पर्टिकुलर शेड्यूलिंग के बेसिस पे मिलेगा। सीपीयू किसी पर्टिकुलर शेड्यूलिंग के बेसिस पे मिलेगा, तो उसके बेसिस पे डिसीजन लिए जाएंगे। तो P1 एग्जीक्यूट करना शुरू करता है और कुछ देर तक P1 अपना लॉक की वैल्यू को 0 करके क्रिटिकल सेक्शन में चला जाता है और कुछ देर तक एग्जीक्यूट करता है और उस पॉइंट ऑफ टाइम पर P1 प्रीएम्प्ट हो जाता है। तो जब P1 प्रीएम्प्ट हो जाता है तो ये जो दो प्रोसेस थी P2 एंड P3 ये आती है। तो सबसे पहले प्रोसेस P2 आती है, वो लॉक वाले वो एंटी सेक्शन को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करती है, बट ऑल ऑफ यू नो कि प्रोसेस P2 अगर एंटी सेक्शन के कोड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगी तो उसको जो लॉक की वैल्यू मिलेगी 1 वो मिलेगी 1, तो वो यहीं पर गोल गोल घूमती रह जाएगी, वो कभी भी क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा पाएगी। दैट्स क्वाइट ऑब्वियस, ठीक है। तो ये P2 को सीपीयू मिलेगा, तो P2 सिर्फ और सिर्फ क्या करेगी, सुनना अच्छे से, P1 को प्रीएम्प्ट कर दिया है, वेस्टेज ऑफ टाइम, सुनना अच्छे से। P1 को सीपीयू दिया, P1 थोड़ी देर तक सीपीयू का यूज करके क्रिटिकल सेक्शन में गया और P1 को फिर प्रीएम्प्ट कर दिया। उसके बाद प्रोसेस P2 को सीपीयू दिया, प्रोसेस P2 ने जितने टाइम तक भी प्रोसेस P2 के पास सीपीयू रहेगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करेगा, बताओ क्या। जितने टाइम तक भी प्रोसेस P2 के पास सीपीयू रहेगा, अगर P2 यहां से अपना एग्जीक्यूशन शुरू कर रहा है, तो प्रोसेस P2 सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करेगा, बताओ क्या। चतुर्थलिंगम मैंने ऑलरेडी बोल दिया है सर, व्हाट इज दी टुडेज क्लास है, आज की क्लास चलेगी 8:30-9 बजे तक, ऑलरेडी बोल चुका हूं। ड्यूरेशन इज लाइक 5:30 से स्टार्ट हुआ था, 3.5 आवर्स, 3 आवर 15 मिनट, व्हाटएवर टाइम इट टेक्स, तब तक क्लास चलेगी। मैं जवाब दे चुका हूं सर। अगर ऐसा प्रोसेस P1 आई लॉग की वैल्यू 1 और P2 को कभी क्रिटिकल सेक्शन ये क्या बोलो सर, अगर ऐसा प्रोसेस P1 आई लॉग की वैल्यू 1, क्या बोलते हो, लिखा तो सही करो। अगर ऐसा प्रोसेस P1 आई लॉग की वैल्यू 1 और P2 को कभी क्रिटिकल सेक्शन में आ ही ना पाएगी, पता नहीं क्या, वाइल कंडीशन को चेक करेगा, करेक्ट। वेस्टेज ऑफ सीपीयू टाइम लूप में फंसा रहेगा, राइट। तो अरे कुछ तो हुआ था, कुछ फ्लिकरिंग हुआ, ज्यादा देर तक नहीं हुआ है, टेंशन मत लेना। आई होप सब कुछ क्लियर है। मुझे पीछे बैकग्राउंड में दिखाई दिया कि कुछ हल्का सा फ्लिकर हुआ, तो सारा एकदम परफेक्ट चलना चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो बताना। तो ये प्रोसेस P2 को जितनी देर भी सीपीयू मिलेगा, P1 के प्रीएम्प्ट होने के बाद अगर सीपीयू अपना एग्जीक्यूशन शुरू करता है, P2 अपना एग्जीक्यूशन शुरू करता है, तो P2 सिर्फ और सिर्फ ये जो वाइल वाला कोड था इसको एग्जीक्यूट करता रहेगा, क्योंकि लॉक की वैल्यू है 1, तो जितनी देर भी P2 के पास सीपीयू रहेगा, वो इसी इंस्ट्रक्शन को बार बार एग्जीक्यूट करता रहेगा, टाइम वेस्ट करेगा और टाइम वेस्ट करने के बाद थोड़ी देर बाद प्रीएम्प्ट हो जाएगा। सुनना कहानी कितनी वो है, थोड़ी देर तक बिजी वेटिंग करता रहेगा, थोड़ी देर तक सीपीयू का टाइम वेस्ट करता रहेगा और फिर प्रीएम्प्ट हो जाएगा। लेट्स एज्यूम उसके प्रीएम्प्ट होते ही आपकी प्रोसेस P3 को मौका मिला। लेट्स एज्यूम उस प्रोसेस P2 के प्रीएम्प्ट होते ही प्रोसेस P3 को मौका मिला और प्रोसेस P3 भी ऐसे ही अब क्या करेगी, प्रोसेस P3 भी सीपीयू का टाइम वेस्ट करती रहेगी और थोड़ी देर बाद प्रोसेस P3 भी प्रीएम्प्ट हो जाएगी। लेकिन अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं आपसे बोलूं कि अगर P1 के प्रीएम्प्ट होने के बाद P2 अपना व्हाइल लूप एग्जीक्यूट करके प्रीएम्प्ट हो गया है और P3 भी अपना व्हाइल लूप एग्जीक्यूट करके प्रीएम्प्ट हो गया है, तो एक्चुअली P2 and P3 are said to be waiting. P2 and P3 are said to be waiting because they have tried to access the critical section. They have tried to execute the code of entry section to enter the critical section. So we will eventually say कि सर अब हम
P2 और प्रोसेस P2 प्रोसेस और P3 प्रोसेस वेट कर रही हैं टू एक्सेस द क्रिटिकल सेक्शन व्हाइल P1 इज ऑलरेडी इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन. हाँ, प्लीज प्रोवाइड लेक्चर ऑन यूट्यूब आफ्टर half an hour. After half an hour? After half an hour means what? Oh, after the class for half an hour. That's what you are trying to say. नहीं पता उत्कर्ष, इस डेट तक हो जाएगा. इतनी सारी रिस्ट्रिक्शन मेरे ऊपर मत डालो. ढंग का पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो जबरदस्ती तो कैसे ही कर सकता हूँ. चलो, अब क्या होगा, ये तीनों चीजों के बाद फिर P1 को CPU मिलेगा. ये सब कुछ होने के बाद फिर P1 को CPU मिलेगा. लेट्स एज्यूम कि P1 उसके बाद बचा हुआ क्रिटिकल सेक्शन का कोड एग्जीक्यूट करता है और अनलॉक करके बाहर, और उसके बाद अनलॉक ऑपरेशन परफॉर्म करके बाहर आ जाता है. तो इस अनलॉक ऑपरेशन के बाद CPU किसको मिलेगा और कौन सी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाएगी? That's what I want to ask. इसके बाद CPU किसको मिलेगा और कौन सी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाएगी? I hope you understand कि मैं क्या बोल रहा हूँ. That I can ask question from the topic of synchronization for everything. कि अब क्या होगा. So you need to visualize things. और सब साथ साथ चलो. ये मत सोचो कि आपको कुछ आता है, ये मत सोचो कि आपको कुछ नहीं आता है. इन सारी चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं. है क्योंकि हम लर्निंग फेज में है तो हम चीजें सीख जाएंगे, है ना. वंस रिपीट दी क्वेश्चन. राधे बोल रहे हैं वंस रिपीट दी क्वेश्चन. मैं बोल रहा हूँ प्रोसेस P1 ने एग्जीक्यूट किया, प्रोसेस P1 ने क्रिटिकल सेक्शन तक पहुंची और फिर प्रीएम्प्ट हो गई. फिर P2 ने आकर के वेट किया, उसके बाद वो प्रीएम्प्ट हो गई. फिर P3 को CPU मिला, उसने भी आकर के वेटिंग में बहुत देर वेट किया, फिर वो भी प्रीएम्प्ट हो गई. फिर वापस से P1 को CPU मिला जब वो क्रिटिकल सेक्शन में थी. अब P1 अपना क्रिटिकल सेक्शन का काम एग्जीक्यूट कर चुका है और अनलॉक करके इस लॉक की वैल्यू को वापस से जीरो कर चुका है. नाउ बट आई एम सीइंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम CPU is still with P1. CPU is still with P1. आया ना. Process selected by scheduling gets and goes to CS. सर, जिसके लिए रजिस्टर की वैल्यू 1 होगी, लॉक की वैल्यू को 1 सेट करके क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएगी. जिसके लिए रजिस्टर की वैल्यू 1 होगी. कुछ तो भी मत बोलो गुलाम, कुछ तो भी मत बोलो. 1 if process is not preempted. Correct. तो this is the idea. 1 if process is not preempted. So the idea is जब प्रोसेस P1 क्रिटिकल सेक्शन में थी, सुनना अच्छे से अब जो बोल रहा हूँ, जब प्रोसेस P1 क्रिटिकल सेक्शन, और ये सिर्फ समझने की चीज है, इसको लिखवा नहीं पाऊंगा. ये सिर्फ समझने की चीज है, इसको लिखवा नहीं पाऊंगा. सो जब प्रोसेस P1 क्रिटिकल सेक्शन में थी, अगर कुछ और प्रोसेसेस आकर के एंट्री सेक्शन पे वेट करने लगे और उसके बाद जो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में थी वो क्रिटिकल सेक्शन का काम करके बाहर निकल जाए, तो अब इन जनरल होना ये चाहिए था कि भाई तुम पहले आए थे तो तुमको पहले क्रिटिकल सेक्शन मिलना चाहिए था, तुमको मिला, और अब तुम क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आ गए हो. तो अगर तुम क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आ गए हो तो हम में से किसी को मौका देना चाहिए. बोलो हाँ या ना. अगर तुम क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आ गए हो तो तुमको अब हम में से किसी को मौका देना चाहिए. बट द आइडिया इज जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या ऐसा है कि कोई प्रोसेस सिर्फ एक ही बार अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करना चाहेगी? क्या ऐसा है कि प्रोसेस सिर्फ एक ही बार अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करना चाहेगी? और क्या ऐसा होता है कि प्रोसेस में सिर्फ एक ही जगह पे क्रिटिकल सेक्शन होता है? क्या ऐसा होता है कि
प्रोसेस में सिर्फ एक ही जगह पे क्रिटिकल सेक्शन होता है? नहीं। सो प्रोसेस का जो स्ट्रक्चर है अगर आप उसको समझोगे तो इफ दिस इज अ प्रोसेस तो इसके अंदर बहुत सारा क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले तो देयर विल बी सम नॉन क्रिटिकल सेक्शन पोर्शन, इसका मतलब जहां पर कोई चीज शेयर नहीं हो रही है। उसके बाद देयर विल बी सम पीस ऑफ कोड जिसको हम बोलेंगे क्रिटिकल सेक्शन की ये जो लाइन है यहाँ पर ये शेयर्ड वेरिएबल को एक्सेस कर रहा है। देन देयर मे बी सम more code which is non part of non-critical section. Then there may be again some portion in the code which is a critical section and so on. So इस तरीके से चीजें चलती रह सकती हैं, इस तरीके से चीजें चलती रह सकती हैं। तो यहाँ पर क्या है मुझे नहीं पता, और कुछ नॉन क्रिटिकल सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन, नॉन क्रिटिकल सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन के कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब एक प्रोसेस एक से ज्यादा बार भी क्रिटिकल सेक्शन में जाने की कोशिश कर सकती है। और दूसरी तरीके से समझो तो हमें तो जिस तरीके से क्वेश्चन को डिफाइन किया हूं वैसे समझो। प्रोड्यूसर का कोड देखो, प्रोड्यूसर का कोड देखो, प्रोड्यूसर का जो कोड है उस प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैंने क्या लिखा था यहाँ पर while 1, और इस while 1 के लूप के अंदर वो अपने वेरिएबल काउंट को एक्सेस कर रहा था, जो एक रिसोर्स जो क्या था, शेयर्ड वेरिएबल था। तो इसका मतलब क्या ऐसा नहीं हो सकता कि प्रोड्यूसर को सीपीयू मिला हुआ है। सुनो 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 गौर से दुनिया वालों, प्रोड्यूसर को सीपीयू मिला हुआ है, उसने अकाउंट के आसपास ताला लगा करके और अंदर गया, अकाउंट की वैल्यू को एक्सेस किया और अपना पहला आइटम प्रोड्यूस करके बाहर आ गया, और अपना पहला आइटम प्रोड्यूस करके बाहर आ गया। तो जैसे ही वो पहला आइटम प्रोड्यूस करके बाहर आया, क्या जरूरी है कि उसका उसी एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रीएम्पशन हो जाए? क्या जरूरी है कि उसका उसी एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रीएम्पशन हो जाए? क्या ऐसा नहीं हो सकता? लेट्स अज्यूम सिंपल सी स्टोरी ले लो कि आप राउंड रॉबिन चला रहे हो। क्या चला रहे हो? एक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम चला रहे हो। आपने बोला भैया हम तो राउंड रॉबिन चला रहे हैं, तो इसका मतलब हर किसी को टाइम क्वांटम टाइम के लिए सीपीयू मिलेगा, हर किसी को टाइम क्वांटम टाइम के लिए सीपीयू मिलेगा। लेट्स अज्यूम कि ये टाइम क्वांटम टाइम है 5 नैनोसेकंड। लेट्स अज्यूम कि ये टाइम क्वांटम टाइम है 5 नैनोसेकंड। तो अब इसने 1 सेकंड में अपना काम किया और बाहर आ गया। तो ये जैसे ही 1 सेकंड में अपना काम करके बाहर आएगा तो ये वापस से वाइल को चेक करेगा, क्योंकि बाकी तो उसके बाद अगर और टाइम बचा है, और 5 माइक्रोसेकंड ले लेते हैं, अगर उस प्रोड्यूसर के पास अभी और टाइम बचा है तो वो सीपीयू से थोड़ी बोलेगा हो गया बस भैया थक गया मैं जा रहा हूँ, ऐसा तो होगा नहीं। तो उसके पास अगर और कुछ है करने को तो वो करेगा। तो इसके बाद बाहर आकर के वो वापस से वाइल वाली कंडीशन को चेक करेगा, वाइल कंडीशन इज स्टिल ट्रू तो वापस से जाएगा। तो उसने इतना काम किया और वो वापस से काउंट की वैल्यू को चेक करने, काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट करने आया, वो वापस से इस काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट करने आया और उसके इंक्रीमेंट करने आते ही उसका टाइम क्वांटम खत्म हो गया। तो अब क्या होगा? क्या इस पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या प्रोड्यूसर प्रीएम्प्ट हो जाएगा? यस सर, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर प्रोड्यूसर प्रीएम्प्ट हो जाएगा। सो यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि P1 ने कुछ देर एग्जीक्यूट किया और कुछ देर एग्जीक्यूट करने के बाद उसका टाइम खत्म हुआ और फिर P2 को मौका मिला, P2 ने आके वेट किया, फिर P3 को मौका मिला, फिर P3 ने आके वेट किया। उन दोनों के टाइम क्वांटम खत्म होने के बाद फिर से P1 को मौका मिला, P1 का टाइम क्वांटम चला, उस टाइम क्वांटम के स्टार्टिंग में उसने शुरुआत में क्रिटिकल सेक्शन का बचा हुआ काम करके और इसको अनलॉक किया और वो वापस से जाकर के और फिर से अपना क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट किया और वो फिर से कहां पहुंच गया? इससे बाहर आने के बाद इसने फिर से कोशिश की और ये फिर से कहां पहुंच गया? क्रिटिकल सेक्शन में पहुंच गया। आया ना? तो क्या ये हो सकता था? और पहली बार जो प्रीएम्पशन हुआ वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हुआ था जब ये पहले राउंड के बाद आया था, और दूसरी बार जब प्रीएम्पशन हुआ तब वो तब हुआ जब ये दूसरे राउंड क्रिटिकल सेक्शन में आ चुका है। तो अब आपने P1 से फिर से सीपीयू छीन लिया, लेकिन फिर से कब छीना? फिर से तब छीना जब वापस से P1 कहां आ चुका था, फिर से तब छीना जब वापस से वो क्रिटिकल सेक्शन में आ चुका था। आया ना? है ना? आपने वापस से उससे सीपीयू तो छीन लिया, लेकिन कब? जब वो वापस से क्रिटिकल सेक्शन में आ चुका था। अब आपने वापस से P2 और P3 के ऊपर दया दिखाई, तो आपने फिर से बोला वो पिछले वाले से ले लिया है हमने, तुम करो अपना काम। तो फिर से बोलेगा ट्राई करता हूं करने का, फिर से वेटिंग में फंस जाएगा, क्योंकि जब P1 वापस से आया तो फिर से लॉक की वैल्यू को 1 कर चुका है। फिर ये बोलेगा भैया मुझसे तो ना हो पा रहा, तो फिर ये बोलेगा P3 को देकर के देखते हैं, P3 ट्राई करेगा, वो भी फंस जाएगा, क्योंकि वापस से उसको भी लॉक की वैल्यू क्या मिलेगी? क्योंकि जब ये दूसरी बार वापस से ये P1 क्रिटिकल सेक्शन में गया होगा तो इसने फिर से लॉक की वैल्यू को 1 कर दिया होगा।
तो फिर यहीं बैठा रहे, ये यहाँ रहेगा, फिर P2 P3 बोलेगा मुझसे भी नहीं मिला, तो बोलेंगे ओके तुम फंस गए, तो फिर हम बोलेंगे जाओ एक काम करो, हम वापस से P2 को P1 को ही दे देते हैं, हम वापस से P1 को ही दे देते हैं, इस बार ये दूसरी बार आया, तो P1 को दे देते हैं, तो उसने P1 ने वापस से लिया, P1 ने वापस से लिया, ये नॉटी आदमी वापस से यहां से जाकर के और वापस से ट्राई मार दिया, उसको पूरा ऐसे नहीं करता, तो वापस से यहाँ आ गया और जिसने वापस से ट्राई मार दिया, तो ये वापस से P1 फिर से क्रिटिकल सेक्शन में आ गया, दिस व्हाट हैपेंड, उसके बाद दिस इज योर 6 सीक्वेंस, दिस इज योर 7 सीक्वेंस, वापस से P1 आ गया। अब जब ये वापस से आया तब हमने फिर से बोला वापस से इससे छीन लो, अब तुम इस तरीके से करते रहो, तुम इस तरीके से करते रहो। तो क्या P2 एंड P3 इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए वेट कर सकते हैं? अगर ऐसा होता रहे तो क्या P2 एंड P3 इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कर सकते हैं? अगर ऐसा होता रहे तो बताओ। तो आपकी बाउंडेड वेटिंग गारंटीड होगी या नहीं होगी, ये बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। इसके अंदर द शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में आल्सो प्ले सम रोल, द शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में आल्सो प्ले सम रोल, है ना? तो अगर ऐसा हुआ तो आपकी P2 एंड P3 में वेट फॉर इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, एंड इन दैट केस यहां से हमको ये समझ में आता है, Fuad Hassan is saying no sir, Tisha is also saying no sir. Why Tisha? Why are you guys saying no? Tisha and Fahad Hassan, why are you people saying no? Yes, correct, Anish. Correct. So, if preemption keep happening when the process P1 is in the critical section, then P2 and P3 may eventually wait for indefinite period. Right? So, that's what I was trying to explain. So, what can we say?